देखिए आज जो लेक्चर खत्म हुआ है एपीयू का वो अराउंड 1:45 खत्म हुआ था और मैं ब्रेकफास्ट करता नहीं हूँ और सुबह से लंच किया हुआ था मैंने, तो मैंने 10-15 मिनट खुद को समय दिया कि लंच कर लूँ इसलिए, और 10-15 मिनट थोड़ी देर पाँव को रिलैक्स दिया। मॉर्निंग बैच की टाइमिंग्स चेंज हो चुकी है। मॉर्निंग बैच जो है वो 7 बजे से होता है। मॉर्निंग बैच इज नाउ फ्रॉम 7। मॉर्निंग बैच थोड़ा 7 बजे से हम लोग लेते हैं। और आज जो एक्ट स्टार्ट होने वाला है इट्स इंडियन लिमिटेशन एक्ट, भारतीय परिसीमा अधिनियम। देखिए ये जो एक्ट है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या एक्ट है, क्यों है। हम सारे एक्ट्स का एक बैकग्राउंड समझते हैं, वैसे ही लिमिटेशन एक्ट का भी एक बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये सिविल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? दिस एक्ट कम्स अंडर द सिविल। इंडियन लिमिटेशन एक्ट सिविल के अंदर आता है, लेकिन टेक्निकली लिमिटेशन एक्ट जो है उसके कुछ प्रोविजंस क्रिमिनल पार्ट पे भी अप्लाई होते हैं। लिमिटेशन एक्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों उसका पर्पज है, क्या इसका पर्पज है, उसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो काम आपको करना है, इसको शुरुआत करने से पहले, लिमिटेशन की हम शुरुआत करेंगे उसके पहले मैं आपसे एक चाहता हूं कि आप ये काम करें। और कल वाली क्लास में मैं आप सब लोगों से ये चीज सुनूंगा। लिमिटेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज एक्चुअली लिमिटेशन इज, लिमिटेशन होता क्या चीज है इसको समझिए और लिमिटेशन को देखिए क्या होता है। देखिए सिविल में 3 चीजें होती है, सूट, अपील और एप्लीकेशन। वाद, अपील और आवेदन। समझिएगा, सूट में 3 चीजें होती, मतलब सिविल केसेस में हम 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सूट, दूसरी अपील है और तीसरा है आवेदन। एक एग्जांपल से समझते हैं जो समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके एक घर के ऊपर किसी ने, मान लीजिए आपकी एक जमीन थी, उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया। ये जमीन थी आपकी, लेकिन इसके ऊपर कब्जा कर लिया एक्स ने। तो कितने साल में सूट फाइल होगा? आप कितने साल तक सूट फाइल कर सकते हैं? सवाल यह है। सिविल में 3 चीजें होती है, सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। हम लिमिटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, आज लेक्चर नंबर 1 है लिमिटेशन का। मान लीजिए देयर इज ए लैंड, इस पर क्या कर लिया सर, एक्स ने कब्जा कर लिया। लिमिटेशन एक्ट कुछ चीजों के जवाब देता है कि कितने साल में आप सूट फाइल कर सकते हो इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि जमीन जो है ये क्या है सर, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कितने साल तक आप अपना वाद संस्थित कर सकते हो, कितने साल तक अपना सूट फाइल कर सकते हो। लिमिटेशन एक्ट के बहुत सारे पर्पज हैं। जैसे लिमिटेशन एक्ट जो है वो पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है। देखिए आदमी, कोई भी आदमी हो वो उस एंटिसिपेशन में कभी नहीं बैठा रह सकता कि उसके अगेंस्ट सूट फाइल होगा। यू कैन नॉट बी वेरी, यू कैन नॉट सिट इन एंटिसिपेशन कि कब आपके खिलाफ सूट फाइल होगा, कब आपके खिलाफ कोई सूट फाइल किया जाएगा। यू कैन नॉट सिट इन एंटिसिपेशन, यू कैन नॉट सिट इन एंटिसिपेशन। तो लिमिटेशन एक्ट उन सबके आंसर्स देता है। लिमिटेशन एक्ट है तो आसान एक्ट, है तो इजी, लेकिन इसको बना दूंगा मैं टफ। इसको क्या बना दूंगा, क्या बना दूंगा इसे, टफ। देखिए आसान चीज मैं नहीं पढ़ा था, और आसान चीज में इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि कुछ भी आसान नहीं होता है। आसान कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे ना, देयर इज नथिंग जिसको मैं आसान कहता हूं। या तो जिन बच्चे बच्चे समझते हैं कि ये एक्ट आसान है, या तो उन्होंने इस एक्ट को पढ़ा नहीं है, या फिर ऑलरेडी पहले कभी पढ़ा हुआ है किसी अच्छी जगह पे, बस इसीलिए तो आसान समझते हैं। और क्या, स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन के अंदर, परिसीमा काल के अंदर, ये जो परिसीमा अधिनियम है इसके अंदर 2 चीजें हैं।
सर पहला तो है सेक्शन वाला पार्ट और दूसरा है शेड्यूल। पहला है जिसमें से धाराएं दी हुई है, विभिन्न धाराएं दी हुई है। इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं वो 32 तक है और एक शेड्यूल भी दिया हुआ है इसमें, जिसको हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसको हम कहते हैं परिसीमा काल। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ प्लीज इसको नोट करते जाइएगा। परिसीमा काल। एक शेड्यूल बनाइए और इस शेड्यूल को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है ना? एक शेड्यूल बनाइए, इसको यहीं पे खत्म करेंगे। शेड्यूल जो है वो ऑलमोस्ट सेम सा होता है, लेकिन ये शेड्यूल मैं आपसे पूछूंगा कल वाली क्लास में। एक शेड्यूल बनाइए, अनुसूची जो है उसको पूरा तैयार कीजिए, ठीक है? तो 3 पार्ट में है। सूट अपील एंड एप्लीकेशन। आज की क्लास लंबी होगी थोड़ी, ठीक है ना? फर्स्ट लेक्चर है, इट वुड बी लॉन्ग, थोड़ा लंबा होगा लेक्चर। सूट जो है वो है अपना 1 से 113 तक, अपील है 114 से 117 तक और एप्लीकेशन है 117 से 137 तक। हम यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हैं इनको बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल, अनुच्छेद। तो सवाल ये है कि हम इनको आर्टिकल्स क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल देम आर्टिकल्स। अगर आप बैरेक्ट निकालेंगे लिमिटेशन एक्ट का, तो लिमिटेशन एक्ट के बैरेक्ट में सबसे लास्ट में देखिए देयर इज ए शेड्यूल गिवन, उसको हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। वी कॉल्ड इट आर्टिकल। हम इनको आर्टिकल क्यों कहते हैं इसका भी एक रीजन है, उसका भी मैं समझाता हूं आपको। जस्ट अ सेकंड, मुझे बैरेक्ट निकालने दीजिए। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी आज, ठीक है ना? लिमिटेशन एक्ट का ही इंट्रोडक्शन पूरा करेंगे आज। मैं एपीओ की क्लास अभी छोड़ी है 1:45 बजे ही, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था आज एपीओ को क्लास को टेकल करते हुए। और इसको मार्क कर लीजिएगा अपने बैरेक्ट में, जैसे मैं मार्क करूं वैसे इनको मार्क कीजिएगा, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस लिखिए पहले तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब पीरियड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब पीरियड? परिसीमा काल व विहित काल के मध्य क्या अंतर है? परिसीमा काल व विहित काल के मध्य क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब पीरियड? परिसीमा काल व विहित काल के मध्य क्या अंतर है? समझने की कोशिश कीजिएगा। ये शेड्यूल दिया हुआ है सर। पीरियड ऑफ लिमिटेशन को डिफाइन जहां किया है वो है 2J, इसलिए यहाँ पे इसने लिख दिया है। और सेक्शन 3 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि सेक्शन 3 एक जनरल रूल है। क्या है सेक्शन 3? एक बैरेक्ट में जैसा बता रहा हूँ वैसे लिखते जाओ, ये एक सामान्य नियम है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? अभी सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि कैसे सामान्य नियम है। सर पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब आप देखोगे तो आपको 4 चीजों का पता लगता है। आपको 3 दिख रही होगी, 1, 2 और 3, लेकिन 4 चीजों का पता लगता है। पहली चीज है ये आर्टिकल, इसको हम आर्टिकुलेट करते हैं, इसको हम नाम से बोलते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल क्यों बोला गया? हम चाहते तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में, वहां पे इसको आइटम बोला गया है। क्या बोला गया है? आइटम नंबर ये, आइटम नंबर वो, स्टेट लिस्ट का आइटम नंबर ये, यूनियन लिस्ट का आइटम नंबर ये, कंकरेंट लिस्ट का आइटम नंबर ये, समवर्ती सूची का आइटम नंबर ये भी कह सकते थे ना सर हम लोग।
हमने यहाँ पे अनुच्छेद का प्रयोग क्यों किया, इसको समझिएगा। देखिए लिमिटेशन एक्ट सिविल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आपको अगर सिविल समझना है एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड द सिविल, तो आपको लिमिटेशन एक्ट समझना पड़ेगा। यू टू अंडरस्टैंड व्हाट लिमिटेशन इज ऑल अबाउट। परिसीमा काल क्या है, किस बारे में बात करता है, और परिसीमा काल से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद सूट का नाम। किसका नाम है सर? इट इज द नेम ऑफ सूट। ये है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और ये है कि टाइम कब से कैलकुलेट होगा, किस दिन से समय की गणना आप शुरू करेंगे, किस दिन से यू स्टार्टेड द कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम। अब तक आरजेएस में जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। भाई इस सूट का कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, एक बार निकालिए आइटम नंबर 97, जो आर्टिकल नंबर 97 है ना, वो निकालिए। 97 सूट फॉर प्रीएम्पशन, सूफा 97 निकालिए प्लीज, जल्दी से निकालिए। 97 दिख रहा है, प्रीएम्पशन। That the question they have asked in 2021 RJS prelims। 2021 के प्रीलिम्स में इन्होंने ये सवाल पूछा है, ठीक है। इस बार जो सवाल आया आरजेएस में वो भी इसी से आया। मतलब अगर लिमिटेशन एक्ट पेपर में पूछा जा रहा है तो समझ लीजिए कि 1 या 2 सवाल इस सूची से आएंगे, और वो आज ही मैं आपको 1-2 नंबर कंफर्म कर दूंगा इस क्लास जब एंड होगी। पहली चीज तो पता लगता है कि सूट का डिस्क्रिप्शन क्या है, किस टाइप का सूट है। दूसरा है टाइम पीरियड, इस टाइप का सूट फाइल करने के लिए कितना टाइम पीरियड है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, किसी पार्टी ने क्या कर दिया है सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। समझने की कोशिश कीजिएगा। सर ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है। ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1/1/2025 को। इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया 1/2/2025 को। इस तारीख के दिन इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उसका क्या हो गया सर, ब्रीच हो गया है। इस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इस दिन जो संविदा थी वो भंग हो गई है। इस दिन वो संविदा क्या हो गई सर, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन ऑन सो एंड सो डेट। इस दिन वो संविदा भंग हो गई। समझ में आई बात? इस दिन वो संविदा भंग हो गई। तो टेक्निकल बात यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट की बात है, वी हैव 3 ईयर, मतलब हमारे पास 3 साल है सूट फाइल करने के। किस दिन से टाइम कैलकुलेट किया जाएगा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनाया है या जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, जिस दिन संविदा का खंडन हुआ है, किस दिन से समय कैलकुलेट करोगे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उस दिन से। तो मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा 1/2/2025 को। अगर तुमको 3 साल कैलकुलेट करने हैं तो 1/2/2025 है, डेट क्या हो जाएगी फिर इसकी 25 26 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28। तो ये जो टाइम पीरियड आया इसको बोलते हैं हम लोग पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग परिसीमा। इसको क्या बोलते हैं, परिसीमा काल। इसको क्या कहते हैं, परिसीमा काल। तो मतलब 31 जनवरी 2028 तक हम क्या कर सकते हैं सर, एक सूट फाइल कर सकते हैं। और सूट कहाँ फाइल होगा इसका, सूट फाइल होगा इसका सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रीड विद सेक्शन 9, रीड विद सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। भैया इसके साथ सूट फाइल करना पड़ेगा, इसके साथ की एक वो लगेगी, अपनी सूट लगेगी। क्योंकि आपको पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो रेमेडी कहाँ मिलती है, सेक्शन 73 में मिलती है रेमेडी। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल की गाइडलाइंस पे आधारित है वो सेक्शन, दैट द सेक्शन इज बेस्ड अपॉन हेडली वर्सेस बैक्सेंडल गाइडलाइंस। देन सेक्शन 9 सूट ऐसे फाइल होगा क्योंकि सेक्शन 9 इज द गेटवे टू द सीपीसी। सिविल प्रोसीजर कोड का गेटवे क्या है, सेक्शन 9। चलिए ये बात आपको यहाँ पर आ गई है समझ, इसी समझ में आ गई। तो कैसे काम करते हैं इसको समझ लिया होगा आपने। चलिए अब एक थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे,
आर्टिकल क्यों यूज किया सर? क्योंकि सर लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी, विधायिका की इच्छा थी कि कुछ अलग नाम से इसको डिनोट किया जाए, मतलब इसको सेक्शन नहीं बोला जाए, ना इसको रूल कहा जाए, इसको किसी अच्छे नाम के साथ प्रोनाउंस किया जाए, इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? आर्टिकल। ये जिन्होंने लेजिस्लेचर जो थे, जिन्होंने इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 बनाया, ये उनकी इच्छा थी और उनकी इच्छा के आधार पर ही इसको नाम दिया गया। समझ में आई? वेरी गुड, यहां तक समझ में आया? तो थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे अब। ये डायग्राम याद रखना, नंबर यहीं से आते हैं सारे, ठीक है? डायग्राम बनाते चलना। ये सूट है, सबसे पहले सूट को देखते हैं, ठीक है ना? जल्दी जल्दी लिखिए। सूट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स, लेखों से संबंधित, लेखों से संबंधित वाद, लेखों से संबंधित वाद, नीचे लिखिए 3 ईयर, 3 ईयर 3 वर्ष, लेखों से संबंधित वाद, सूट रिलेटिंग टू अकाउंट। दूसरा लिखिए सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा से संबंधित वाद, संविदा से संबंधित वाद 6 से 55, 6 से 55, संविदा से संबंधित वाद 6 से 55, नीचे लिखिए 3 ईयर। आगे लिखिए सूट रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन, घोषणा से संबंधित वाद, घोषणा से संबंधित वाद, ये दिए हुए सर 56 से 58, 3 ईयर 3 वर्ष, सूट रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन 3 ईयर्स, सूट रिलेटिंग टू डिक्री 5960 3 ईयर, सूट रिलेटिंग टू डिक्री 59 से 60 3 साल, 59 से 3 साल। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसमें यहां से प्री का कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना? अरे सुन लीजिए, सूट रिलेटिंग टू डिक्री, डिग्री से संबंधित वाद 3 साल, यहां से प्री का सवाल अमूमन नहीं आता है। यहाँ पे जो चीज पूछी जाएगी वो जैसे ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग में है कि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल पहले टूटा था, नहीं टूटा था, तो यू ऑलवेज लुक एट कि सर 3 साल हो चुके हैं, अगर 3 साल हो चुके हैं तो देयर इज अ राइट टू फाइल ए सूट। आगे चलिए, इसको खत्म कीजिए। सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति से, स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद, स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद, स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद 12 साल, 12 साल। इधर लिखिए सिवाय, एक्सेप्ट, इंपोर्टेंट पॉइंट लगा रहे हैं सर, इसको सवाल आता है यहां से। और इस बार आरजेएस में भी पूछा, आरजेएस 2024 प्रीलिम्स सवाल, अभी दिखाऊंगा आपको मैं। 61 और 63, 61 और 63, रिडीम, रिडीम एंड रिकवर, लिखिए मोचन, मोचन व वसूली, मोचन व वसूली, मोचन व वसूली, इसको लिखिए पूर्वबंध, पूर्वबंध।
इसमें दोनों में कितना है सर कलेक्टिवली 30 ईयर्स, कितना है इधर 30 ईयर्स। इसमें एक सरप्लस भी है, क्या है इसमें, अरे इसमें क्या है सर, एक सरप्लस, सरप्लस जो है वो 3 साल ही है सर। याद रखना ये दो चीज है, ये अलग है, मोचन, पूर्वबंध और सरप्लस। सरप्लस को हम क्या बोलते हैं देख लेना पड़ेगा मुझे एक बार। सरप्लस को हम बोलते हैं अधिशेष, अधिशेष लिखिए अधिशेष। सवाल दिखाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल आया था इसका, अमित, तदेश, तदेश पेन ड्राइव लेके आइए। ठीक है, सो रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी। सूट रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी। जंगम संपत्ति संबंधित वाद, जंगम संपत्ति से संबंधित वाद 3 ईयर, जंगम संपत्ति संबंधित वाद 3 ईयर। ये सर कहां से कहां तक है, 68 से 71। ठीक है, थैंक यू तदेश। सवाल देख लीजिए फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ पहले दूसरे पेज पे आएगा। सही कर गए थे गलत कर गए थे इसे, फिर इसने फिर हुआ क्यों नहीं सिलेक्शन, बाकी गलत कर आए हुए। देख लीजिए सर, सवाल क्या था वो तो देख लीजिए कि कौन सा करेक्टली है, मतलब कौन सा सही है। हिंदी में भी देख लीजिए एक बार सवाल। ठीक है ना सर, बाकी और पूछता तो बच्चा फिर भी फेल हो जाता है, लेकिन उसने पूछा भी कौन सा है। समझ में आई बात, भाई कौन सा सही है। अगर आप देखोगे ना चौथे में डी, चौथे में डी एक में ही है, चौथे में जो डी है ना वो एक ही में है, तो आंसर क्या हो जाएगा। बात समझ में आई। क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजन, क्योंकि यूज होता है कोर्ट के अंदर। अब इसको ऐसा नहीं है कि अलग है इसलिए पूछा है, नहीं नहीं सर, अलग है इसलिए नहीं पूछा है सर। कोर्ट में, कोर्ट की प्रैक्टिस में जो यूज होता है उसी को पूछा जाता है हाईकोर्ट द्वारा। ऐसे इलॉजिकल पेपर नहीं बनाते हैं हाईकोर्ट वाले। जो यूजुअली कोर्ट में पूछा जा रहा है उसको ही दे विल आस्क, सर्टेनली दे विल आस्क दोस क्वेश्चंस ओनली। चलिए आगे चलते हैं। सूट रिलेटिंग टू टोट अप अपकृत्य, अपकृत्य विधि से संबंधित वाद, अपकृत्य विधि से संबंधित वाद, अपकृत्य विधि से संबंधित वाद। जल्दी नोट कर लीजिए, अपकृत्य संबंधित विधि से वाद, जल्दी नोट कीजिए।
कल सुनूंगा ये पूरी लिस्ट, कल ही पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। सूट रिलेटेड टू ट्रस्ट एंड प्रॉपर्टी, न्यास व संपत्ति संबंधित वाद, न्यास व संपत्ति से संबंधित वाद, न्यास व संपत्ति से संबंधित वाद 92 में 92 96, इसमें 92 94 96 और इधर 93 और 95। ये सब तो है सर 12 साल और ये दोनों हैं सर 3 साल। जल्दी बनाइए सर। आगे हैं सर मिसलेनियस मैटर, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण 97 से 100, 1 ईयर, 104 से 105, सॉरी 101 से 105 इस 3 ईयर, 106 से 110, 111 से 112, इट्स 30 ईयर। सूट वेयर नो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड, वह वाद जहां कोई परिसीमा विहित नहीं की गई है, जहां कोई परिसीमा विहित नहीं की गई है। आर्टिकल 113 और टाइम पीरियड कितना है? मल्टीपल एमसीक्यूज पूछा हुआ है सर, ये मल्टीपल जगह पे। 113 इज इंपोर्टेंट, 97 इज इंपोर्टेंट। अभी मैं इंपोर्टेंट मार्क लगवा दूंगा, जो भी प्रीलिम्स में आया ना सर, जो फ्रीक्वेंटली पूछता है प्रीलिम्स में, सबको मार्क लगवा दूंगा मैं, ठीक है ना, डोंट वरी, वो मैं लगवा दूंगा मार्क वर्क सब, ठीक है। दोबारा बनाना पड़ेगा ना, सेव कर लेता हूँ, अभी मॉर्निंग बैच में आएगा ही कुछ दिनों में, ठीक है। दूसरा सर अपील, अपील सर दो तरह की होती है। एक अपील होती है सर डांडिक अपील, डांडिक मामलों में अपील, क्रिमिनल अपील। एक होती है सिविल अपील। अभी बस बना लीजिए, अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं दे विल नॉट गेट इट कि क्या चल रहा है ये, लेकिन सर यही है पूरी वकालत की जान, लिमिटेशन एक्ट। लिखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल अनुच्छेद 114 पे लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए अनुच्छेद 114, आर्टिकल 114 लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखना स्टार्ट कीजिए। अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ अक्विटल, दोष मुक्ति के आदेश की अपील, दोष मुक्ति के आदेश की अपील, दोष मुक्ति के आदेश की अपील। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, वेर एवर अपील ऑफ अक्विटल, जहां कहीं भी दोष मुक्ति का आदेश है। 114 में लिख रहे हैं अपन, जहां कहीं भी दोष मुक्ति का आदेश है, देन 90 डेज, तो 90 दिवस। आगे लिखिए, इन स्पेशल लीव टू हाई कोर्ट, इन स्पेशल लीव टू हाई कोर्ट, इन स्पेशल लीव टू हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की विशेष
विशेष इजाजत के लिए, उच्च न्यायालय की विशेष इजाजत के लिए 30 डेज। स्पेशल लीव इन हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की विशेष इजाजत के लिए 30 दिन। 30 दिन। आर्टिकल 115 लिखिए, आर्टिकल 115 जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 115 पॉइंट नंबर ए, वेर एवर डेथ सेंटेंस बाई हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, वेर एवर डेथ सेंटेंस बाई हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, जहां कहीं भी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा, जहां कहीं भी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया हो, मृत्यु दंडादेश दिया गया हो, मृत्यु दंडादेश दिया गया हो, 30 दिन, 30 डेज, 30 डेज, 30 दिन। पॉइंट नंबर बी, इन एनी अदर मैटर वेर अपील टू हाई कोर्ट, इन एनी अदर मैटर अपील टू हाई कोर्ट, इन एनी अदर मैटर अपील टू हाई कोर्ट, अन्य किसी मामले में उच्च न्यायालय में अपील, अन्य किसी मामले में उच्च न्यायालय में अपील, अन्य किसी मामले में उच्च न्यायालय में अपील 60 दिन, 60 डेज, 60 डेज। हम किसकी बात कर रहे हैं? कन्विक्शन की, दो सिद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर सी, अपील टू अदर कोर्ट्स, अपील टू अदर कोर्ट्स 30 डेज, अपील टू अदर कोर्ट्स 30 डेज। कैसे काम करता है सर, जल्दी से देख लीजिए एक बार। सर अगर क्रिमिनल केस है तो दो ही चीजें होगी सर, या तो अक्विट होगा या फिर क्या होगा, कन्विक्ट होगा। मतलब या तो दोष मुक्त हो गया, दोष सिद्ध होगा, सिंपल सी बात है। और जहां पे भी अक्विटल की बात आएगी तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? 114। अगर अक्विट कर दिया है कोर्ट ने छोड़ दिया है, तो आपके पास 90 दिन है अपील करने के लिए। कितने दिन है? 90 दिन। और दूसरा जो केस है विद लीव ऑफ हाई कोर्ट, ये तो लीव ऑफ हाई कोर्ट है ना सर। इसको बताओ, बताओ नहीं बताऊं, बताओ। लीव ऑफ हाई कोर्ट 378 का 4 है। कौन सा है? 378 का 4। कभी तुम पढ़ना सीआरपीसी में, अभी मैं बताना था 378 का 4। इसको बताना इसलिए नहीं जरूरी समझ रहा था मैं, क्योंकि फिर इसके टॉपिक छिड़ जाएगा। ऐसा होता है सर, जिन भी केसेस में कंप्लेन हुई है, क्या हुआ है सर? कंप्लेन, परिवाद। और जिन केसेस में कंप्लेन हुई है, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अब 3 चीजें और बतानी पड़ेगी। देखो सर, क्रिमिनल केस जो होता है ना, क्यों नहीं बता रहा था, समझ में आया? क्योंकि एक चीज से क्या निकलती है? 3 चीजें। क्रिमिनल केस जो होता है ना सर, वो अलग अलग चीजों से रजिस्टर्ड होता है। एक होता है पुलिस रिपोर्ट से, जिसका सोर्स होता है एफआईआर। क्या होता है? आपने एफआईआर फाइल करी है, उससे पुलिस रिपोर्ट बनाए, उससे क्रिमिनल केस बनाए। एक बनता है सर बाय द वे ऑफ कंप्लेन, परिवाद से। और थर्ड चीज है सर जिससे बनता है, वो है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। मतलब जो भी सूचना की आपको प्राप्ति हुई है, मजिस्ट्रेट साहब बन के बैठे हो, आप जज बन के बैठे हो, आपको कहीं सूचना मिली, कोई ऑफेंस हुआ है, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, आपने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया। तो क्रिमिनल केसेस 3 तरह से काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी केस में आपने क्या करी है? कंप्लेन फाइल करी है, और उस कंप्लेन के बाद में वह आदमी हो जाता है अक्विट। क्या होता है? अक्विट। मतलब उस आदमी को क्या कर दिया सर? दोष मुक्त कर दिया है कोर्ट ने। तो इसकी अपील कहां जाएगी? इंटरव्यू का सवाल, सीधी हाई कोर्ट। 378 का 4, इसकी अपील कहां जाती है? सीधी हाई कोर्ट। अरे इंटरव्यू के टाइम पे बच्चे से बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? सर प्रैक्टिस करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। आपको वकील के पास जाके क्या किया उन्होंने? पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का प्रोसेस समझ लिया कि कैसे केस फाइल होता है, कैसे क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। जज साहब एक सवाल पूछते हैं कि भैया एनआई की अपील कहां जाएगी? सुनता कौन सा मजिस्ट्रेट है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। बच्चा क्या बोलता है? सर कोर्ट ऑफ सेशन। उसको 2 मिनट पता लग जाता है कि तूने कोई वकालत नहीं करी, झंडूगिरी करके आया है। क्योंकि अपील कहां जाती है? कंप्लेन केसेस में अगर अक्विट हो जाए तो अपील जाती है हाई कोर्ट। जाके पढ़ लीजिएगा। तो हाई कोर्ट सीधी अपील नहीं चली जाती है, हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है आपको अपील फाइल करने के पहले, कि सर अपील करना चाहता हूं सर, अनुमति। कैसे? सर अपील करना चाहता हूं, अनुमति चाहिए, राइट नहीं है तुम्हारा। हाई कोर्ट लीव ग्रांट करे नहीं करे वो उसकी इच्छा है। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। बात समझ में आई? ये जो लीव लिखा है ना इन्होंने, इसका मतलब ये है। हाँ हाँ 148 रीड विद, हाँ यही होता है आजकल। ऋचा बेचारा बार बार गिर रहा है। तो इन केसेस में क्या होता है सर?
इस तरह से काम होता है। जो लीव लिखा हुआ है उस लीव का मतलब ये सीए होता है, यानी हाई कोर्ट में तुम ऐसे राइट अपील नहीं कर सकते। तो सर कहने का मतलब क्या है कि जब या तो अक्विटल होगा, आपका अक्विटल होगा तो 90 दिन है, और फिर ये वाला मामला होता है तो फिर इसके 30 दिन फालतू मिलते हैं। और कन्विक्शन अगर हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है, देखिए सर अलग अलग सजा मिलती है। जैसे डेथ की सेंटेंस भी दी जाती है। एक बार सजा देख लेते हैं सबकी। कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसकी सजा है सर 3 साल, ये 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, और ये सजा दे सकते हैं अपने कोई भी, एनी। लेकिन अगर डेथ दी है तो हाई कोर्ट की चाहिए परमिशन। इनको क्या चाहिए? हाई कोर्ट की परमिशन अंडर 366 में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने सजा दे दी है, कौन सी? डेथ की सजा दे दी है। कौन सी सजा दे दी है? डेथ कैपिटल दे दी सर, मृत्युदंड दे दिया। ये सीजेएम 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, और ये, ठीक है ना। तो सर इसकी अपील जाएगी कहाँ? हाई कोर्ट। कितने दिन में? 30 दिन में। कितने दिन में जाएगी सर? 30 डेज में अपील करनी होगी। और अगर अगर कोर्ट ऑफ सेशन की अपील जाएगी नॉर्मल केसेस में, कोर्ट ऑफ सेशन की डेथ सेंटेंस नहीं है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, 10 साल की सजा दे दी, नॉर्मल अपील करनी है तो जाएगी अपील 60 दिन में। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपील कोर्ट ऑफ सेशन को जाएगी कितने में जाएगी? 30 डेज में। अपील टू अदर कोर्ट्स, अन्य मामलों की अपील 30 दिन में, ठीक है ना सर। अन्य न्यायालयों की अपील 30 दिन में जाएगी। बात समझ में आई? जेएम से सीजेएम या कोर्ट ऑफ सेशन 30 दिन, कोर्ट ऑफ सेशन से हाई कोर्ट 60 दिन, डेथ का मामला तो 30 दिन। बात समझ में आ गई? पहले एक्विटल आएगा 114, फिर 115। चलिए हेडिंग डालिए सिविल अपील, हेडिंग डालिए सिविल अपील। बच्चे मिस्टेक करते छोटी छोटी, उसको अपन को वो सब नहीं करने का है। आज मेरे इतने ज्यादा पाँव दर्द कर रहे हैं ना, तुमको मैं यकीन नहीं करा सकता। मैं पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन ये तो मेरे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जो अब आए हैं, इनको इतना जोश से नहीं पढ़ाया तो फिर कैसे पढ़ाया? क्या हो गया? केबल को कर दे साइड में। मेरे पास पाँव बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं आज। आज क्या है, वो एपीयू क्लास लंबी चल गई थोड़ी, इतनी होती नहीं वो। 1 घंटा, लगभग 1 घंटा 40 मिनट की क्लास हो गई वो लगभग। आज मॉर्निंग में भी लंबी क्लासेस थी अपनी, 1.5 घंटा सीबीसी की थी, और एक लगभग 1.5 घंटे के लगभग ही साक्ष्य दिन की भी थी। तो उसमें थोड़ा सा अवगत कर रहे हैं मेरे। लेकिन लिखिए आप लोग, सिविल अपील लिखिए प्लीज, सिविल मामलों में अपील। कोई दिक्कत नहीं, इस बैच को मैं मॉर्निंग में शिफ्ट कर दूंगा, जब मॉर्निंग में नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा ना, ये बैच मॉर्निंग में जाएगा। सिविल अपील, सिविल मामलों में अपील लिखिए। आर्टिकल 116, आर्टिकल 116, फर्स्ट वन लिखिए, अपील टू हाई कोर्ट। अपील टू हाई कोर्ट 90 डेज, अपील टू हाई कोर्ट 90 डेज। उच्च न्यायालय में अपील 90 दिवस, उच्च न्यायालय में अपील 90 दिवस। अन्य न्यायालय 30 दिन, अन्य न्यायालय 30 दिन, अन्य न्यायालय 30 दिन। अदर कोर्ट्स 30 डेज, अदर कोर्ट्स 30 डेज। 117, 117 को कहते हैं हम लोग एलपीए। क्या कहते हैं? आज मॉर्निंग में समझाया था ना एलपीए क्या होता है। बोलते लेटर्स पेटेंट अपील। लिखिए इसमें, फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द सेम, टू द सेम हाई कोर्ट। एक उच्च न्यायालय से उसी उच्च न्यायालय में अपील, एक उच्च न्यायालय से उसी उच्च न्यायालय में अपील 30 डेज। फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द सेम हाई कोर्ट। होता क्या है एलपीए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लेटर्स पेटेंट अपील क्या होती है इसको समझिएगा प्लीज एक ना, एक बार।
क्या होता है लेटेस्ट पेटेंट अपील, समझिएगा। जब हम बात करते हैं लेटेस्ट पेटेंट अपील की, इसको समझिएगा। सर हमारा हाई कोर्ट, मान लीजिए एक मैटर लगा हुआ है, सपोज एक मैटर लगा हुआ है जयपुर बेंच में, सिंगल जज के पास में। सिंगल जज साहब के पास में क्या लगा हुआ है, एक मैटर लगा हुआ है। सवाल यह है कि अगर जज साहब ने ऑर्डर दिया तो इसकी अपील कहां होगी? इसकी अपील कहां होगी, सवाल यह है। क्या इसकी अपील सीधी सुप्रीम कोर्ट में होगी, या फिर इसकी अपील किसी डिवीजन बेंच में जाएगी? बताइए, क्या दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ में इसकी अपील जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी? बताइए क्या कहती है आपकी समझ? ऑनर बच्चे बताइए। साहिल, रिचा, बताइए क्या बोलती है समझ? नो अपील सिंगल जज बेंच, अपील ही नहीं होगी सिंगल जज बेंच की। सिंगल जज बेंच ने कोई डिसीजन दे दिया है, उसकी अपील नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? हमारे राजस्थान में सिंगल जज बेंच की, सिंगल जज ने कोई फैसला दिया है, उसकी अपील सीधी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। कहा जाती है सीधी? सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि हमारे हाई कोर्ट में एलपीए नहीं है, हमारे हाई कोर्ट में लेटर्स पेटेंट अपील नहीं लगती। समझ में ही बात? सीपीसी 100 है, हाँ वेरी गुड, सीपीसी 100 है, हमारे हाई कोर्ट में ये नहीं है। लेकिन जहां पर एलपीए होती है वहां पर सिंगल बेंच, सिंगल जज की जो अपील है वो जाती है डिविजनल बेंच में। और कितने दिन में जाती है सर? 30 डेज, ये दिया हुआ है आर्टिकल 117 में। हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में नहीं है, होती तो जाती, नहीं है इसलिए नहीं जाती, सिंपल सी बात है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड रिचा, या दीज आर द और कोरिलेटिव प्रोविजंस 100A। हमने आज ही पढ़ा है शायद ना मॉर्निंग क्लास में। तो हमारे यहाँ पर लेटेस्ट पेटेंट अपील नहीं होती, सिंपल सी बात है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट मानिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ टेबल को रटा नहीं है, समझा है। क्या किया है सर? समझा है। तो समझ के याद करोगे तो लंबा याद करोगे। बात ये होती ना कि लो जो है सर, वो लो तभी याद होता है जब आप उसको समझ सकते हो। अगर लो तभी याद नहीं होगा जब आपने समझा नहीं है उसको। समझ में आ गई? चलिए आगे लिखिए। लास्ट चीज क्या रह गई? एप्लीकेशन, आवेदन। सर कल मैं इसको पूरा सुनूंगा एक बच्चे से, बता देता हूं मैं, याद करके आइएगा। आर्टिकल 118 समरी प्रोसीजर, संक्षिप्त संक्षिप्त प्रक्रिया, समरी प्रोसीजर, समरी प्रोसीजर 10 डेज, समरी प्रोसीजर 10 डेज। आर्टिकल 119 आर्बिट्रेशन अवार्ड, मध्यस्थ, मध्यस्थ पंचाट, पंचाट कहते हैं शायद ना, क्या कहते हो आप लोग? पंचाट, यस, मध्यस्थ, मध्यस्थम पंचाट, आर्बिट्रेशन अवार्ड, दिस इज 30 days. The next is Article 120 लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि 90 days, विधिक प्रतिनिधि 90 days। आर्टिकल 121, इस 90 days के बगल में लिख लेना ऑर्डर 22, ऑर्डर 22, रूल 3, रूल 4, ऑर्डर 22, रूल 3, रूल 4, 121 सेट असाइड अबेटमेंट, सेट असाइड अबेटमेंट
सेट असाइड, अबेटमेंट, उपसमन को अपास्त किया जाना, उपसमन को अपास्त किया जाना 60 डेज। आर्टिकल 122, आर्टिकल 122 रिव्यू ऑफ ऑर्डर, रिव्यू ऑफ ऑर्डर, आदेश का पुनर्विलोकन। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 एक्स पार्टी ऑर्डर, एक पक्षीय आदेश, एक पक्षीय आदेश 30 डेज। आर्टिकल 124 रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट 30 डेज, निर्णय का पुनर्विलोकन। आर्टिकल 130 पॉपर, अंकिंचन या निर्धन व्यक्ति, अंकिंचन या निर्धन व्यक्ति, हाई कोर्ट 60 डेज, अदर कोर्ट उच्च न्यायालय 60 दिन, अन्य न्यायालय 30 दिन। अन्य न्यायालय 30 दिन। आर्टिकल 131 पुनरीक्षण 90 डेज। मैं बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भैया आरजेएस तुम्हारा कोर्स जब हो जाए ना, तुम्हारा कोर्स जब हो जाए तो तुम कुछ भी काम करो, वकालत करो या कहीं नौकरी करो, लो फील्ड में ही, लेकिन जैसे वैकेंसी आने लगे तो तुमको कब आ जाना है नौकरी वोकरी छोड़ के, सब कुछ 90 दिन पहले आ जाना है, क्योंकि तभी तुम्हारा पुनरीक्षण हो पाएगा, तभी तुम रिवीजन कर पाओगे। आर्टिकल 132 सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र, उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र 60 डेज, 60 डेज। आर्टिकल 133 SLP स्पेशल लीव पेटिशन, विशेष आवेदन याचिका, विशेष आवेदन याचिका क्या बोलते हैं आप लोग इसमें? विशेष इजाजत, स्पेशल लीव टू अपील, SLP, विशेष इजाजत के लिए अपील, विशेष इजाजत के लिए अपील, SLP। SLP डेथ सेंटेंस 60 डेज, अदर मैटर्स 90 डेज। मृत्युदंड के मामलों में 60 दिवस। SLP क्या होती है सर, पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा यार। सर सुप्रीम कोर्ट ना जाने के लिए आपके पास अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट जाना क्या है सर, आपका अधिकार है। लेकिन कुछ अमेंडमेंट लेके आए ये लोग, समझदार लोग, क्या लेके आए, 132 ए, 133, 33 ए, 34, 134 ये सब लेके आए। इसमें क्या रिक्वायरमेंट कर दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है ना आपको, तो सर्टिफिकेट ओपन करो हाई कोर्ट से। बात समझ में आई? एक सर्टिफिकेट लो, किससे भैया? हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट में क्या करके जाना पड़ेगा आपको? 60 डेज। डेथ सेंटेंस में 60 डेज होता है, फिर अन्य केसेस में 90 डेज होता है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, SLP लगाओ। हम क्यों कहते हैं, जब ये रेट वगैरह लगाते हैं ना बच्चे, हाई कोर्ट में भागते हैं, तो मैं क्यों कहता हूँ कि यार प्लीज जाके रेट लगाओ, SLP लगाओ इन सुप्रीम कोर्ट, तभी काम होगा। क्योंकि हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट थोड़ी देगा जब तक पेंडेंसी ऑफ सूट चल रहा है या पेंडेंसी ऑफ पिटीशन है आपकी। हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट देगा क्या? तो इसलिए कहता हूँ SLP प्रेफर करो एक। आगे चलिए। आर्टिकल 135 इंपोर्टेंट है सर, आर्टिकल 135 अभी रिसेंटली एक जुडिशरी में पूछा। मैंडेटरी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन, आज्ञापक व्यादेश, आज्ञापक व्यादेश, मैंडेटरी इंजंक्शन 3 ईयर।
मैंडेटरी इंजंक्शन 3 ईयर। आर्टिकल 136, आर्टिकल 136, execution of decree other than mandatory injunction, execution of decree other than mandatory injunction। आज्ञापक व्यादेश से अन्य किसी आज्ञापक व्यादेश से अन्य किसी डिग्री का निष्पादन, किसी डिग्री का निष्पादन। आर्टिकल 136 12 ईयर। इसका रीजन क्या होता है? मैंडेटरी इंजंक्शन को अपन पहले क्यों करते हैं और बाकी डिग्रीज को हम लेट क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन जो है मैं आपको इशारे में बताऊंगा कि यहाँ पे 3 साल और 12 साल का डिफरेंस क्यों दिया हुआ है। मैं आपको इशारे पढ़ाते हुए बताऊंगा जब मैं आपको मैंडेटरी इंजंक्शन पढ़ाऊंगा ना तब। 137 में आ जाइए प्लीज। 137, आर्टिकल 137, एप्लीकेशन वेयर नो डेट इज गिवन, एप्लीकेशन वेयर नो डेट इज गिवन। जहां कोई आवेदन नहीं दिया गया है, जहां कोई आवेदन के लिए समय नहीं दिया गया है, जहां कोई आवेदन के लिए समय नहीं दिया गया है, वेयर नो डेट इज गिवन फॉर एप्लीकेशन, तो वहां क्या हो जाएगा सर? 3 ईयर। ठीक है, ये तो हुई वो बातें जो भैया अपन को करवानी थी और लिखवानी थी। आगे की कहानी सुनेंगे अब आगे की कहानी सुनिए। अब थोड़ा सा लिमिटेशन को समझते हैं, क्या होता है लिमिटेशन। लिमिटेशन जो है ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है मुझे। बहुत अच्छा क्यों लगता है? इसके एक पीछे एक वजह यह है कि लिमिटेशन जो है वो अगर एग्जामिनर टफ बनाने पे आ गया तो ये सब्जेक्ट बड़े बड़ों को भी नहीं पकड़ में आएगा, इतना टफ सब्जेक्ट है। बनाता नहीं है वो एक अलग बात है। अब देखिए सिविल का पेपर जो होता है ना उसको टफ बनाया जा सकता है, क्रिमिनल में तो क्या ही टफ बना हुआ है। बट सिविल पेपर इट कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर वेरियस पर्संस। उसके रीजंस भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब लिमिटेशंस में लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। 32 सेक्शंस, 32 सेक्शंस, 32 धाराएं, 32 सेक्शंस, 32 धाराएं, और इसमें से 28 और 32 है ना रिपील है, विरसित है। ठीक है ना? सेक्शन 28 एंड 32 इज रिपील्ड। धारा 28 व 32 को विरसित किया गया है, विरसित निरसन बोला इन्होंने। ठीक है, निरसन किया गया है। आगे लिखिए। 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं इस एक्ट से। कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं सर इस एक्ट से? सुनिएगा ध्यान से बात। इस अधिनियम से 2 तरह के सवाल पूछते हैं यूजुअली ना। एक सवाल पूछा जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि लिमिटेशन एक्ट और प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है, कहाँ कहाँ लागू होगा, बहुत बेसिक सवाल आता है। एक होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि पूछते हैं मेजरली डीजीएस हरियाणा पंजाब जुडिशरी। इसमें बेसिकली प्रैक्टिकल सवाल आते हैं और मैं दोनों तरह के सवाल आपसे डील करूंगा। वी विल डिस्कस बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम ओनली डिस्कसिंग हियर द थ्योरेटिकल पार्ट, आई विल डिस्कस रेदर द प्रैक्टिकल पार्ट्स आल्सो। ठीक है, हम प्रैक्टिकल पार्ट को भी डिस्कस करेंगे और हम इनका इंटरलिंक भी देखेंगे, सीपीसी का और किसका। वी विल ऑल्सो डिस्कस द इंटरलिंकिंग बिटवीन दीज प्रोविजंस। जिन लोगों ने भी सीपीसी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जब रिपीटेशन में सब सब्जेक्ट्स आएंगे देन यू विल नो कि क्या सेक्शंस होते हैं, क्या इनकी बात है। जस्ट अ सेकेंड।
आज सही में ना शूज ऐसे लग रहे हैं मुझे कि मेरे को शूज काट रहे हैं अंदर से खड़े होने पे। और ऐसी बात नहीं कि मुझे हैबिट नहीं है खड़े रहने की या फिर पढ़ाने की, बट द थिंग इज संडे के बाद वाला जो दिन होता है ना, कल अच्छा खासा मैं क्लास लेने आ रहा था एंड द मैडम सेड कि सर अब शादी हो गई है। क्या बोला मैडम ने? सर अब शादी हो गई है, सप्ताह में एक दिन मुझे भी दे दिया करो। ऑल्दो शी इज नॉट इन जयपुर, और जयपुर में नहीं है मैडम हम, लेकिन अब ठीक है भाई, तुम्हें भी एक दिन देंगे। कहाँ दे दिया करो? फोन पे दे दिया करो। और फिर भी मैंने पूरे दिन काम ही किया है कल, पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, एपीओ के लेक्चर्स तैयार करना, पेपर तैयार करना, कॉपी चेक करना, दैट ऑल द स्टफ आई डिड यस्टरडे। चलिए ओके, प्रैक्टिकल सवाल कैसे आते हैं सर? सीपीसी मतलब ओके देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इंडियन लिमिटेशन नेट की, दो तरह के सवाल पूछता है ये। एक तो पूछता है बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो अपने आरजेएस में आते हैं। एक पूछता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो डीजीएस की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा की या पंजाब की, उनको पूछते हैं। वहां होता क्या है सर, सीपीसी और लिमिटेशन को लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल से प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एग्जाम्पल देख देता हूं मैं आपको। सर ऐसा है, यस कुछ जरूरी है? हाँ बताओ, म्यूट करता हूँ। ऐसे मत कीजिए किसी बच्चे के साथ में, आप मुझसे पूछिए, उस बच्चे को एक्सेस दीजिए। और अरे यार नाम खराब होता है ना ऐसे। देयर इज स्टूडेंट, उसकी वो एपीओ बैच की उसने 35,000 जमा करा रखी होगी, बट शी इज नॉट गिवन एक्सेस, या फिर उसको उसका एक्सेस जो था वो रिवोक हो गया होगा। ऑनलाइन एक्सेस है, रिवोक हो जाता है कभी कभी, ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। अगर आप क्लास नहीं लोगे बहुत लंबे टाइम तक तो ऑटोमेटिक एक्सेस, तो उसका बंद हो गया होगा। तो वो कह रही सर मेरा एक्सेस कहाँ है? फिर ये बच्चे भी, हमारे स्टाफ वाले भी, सर उसकी फीस रिसिप्ट लाओ, ये लाओ वो लाओ। ऐसे मत करो, मुझसे पूछ लो, अच्छा नहीं लगता, हमें गलत इंप्रेशन नहीं देना है किसी को। अरे इतने बच्चों को तो हम वैसे फ्री में पढ़ा दिया है यार। ऑर्डर 9 रूल 13, समझिए सवाल। मान लीजिए सर, दो पार्टी के बीच में सूट फाइल हुआ है। लिमिटेशन में डायग्राम्स बहुत मैंडेटरी है, डायग्राम्स बनाना। अभी सेट बता देता हूँ, डायग्राम्स नहीं बनाओगे लिमिटेशन समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए दो पार्टीज में सूट फाइल हुआ है, ए वर्सेस बी में सूट फाइल हुआ है। यहाँ पर आप उसने प्लेंट लगाई, वाद पत्र फाइल किया, यहाँ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हुआ है, विवादों का स्थिरीकरण हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है सर? सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गया। सपोज लेटर ऑन यहाँ पर प्लेंटिफ एविडेंसेस हो गए, वादी के साक्ष्य हो गए। और जब वादी के साक्ष्य दिए तो भैया डिफेंडेंट को एक बात समझ में आ गई साफ साफ, किसके पास कोई एविडेंसेस नहीं है, और इसी दिन से इसने आना कर दिया सर
उस दिन से छुट्टी मारने लगा, उसको लगा कोर्ट ही तो है, नहीं जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। कोर्ट ने इसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी और कोर्ट ने ऑर्डर 9 रूल 6 में ही इसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री भी पास कर दी। ये जो एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है, एक्स पार्टी का मतलब होता है सर कि पार्टी अगर एब्सेंट हो, पार्टी अगर एब्सेंट है, पार्टी कोर्ट नहीं आई है, तो क्या कार्रवाई होगी। तो कोर्ट ने क्या किया, एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए एक एक्स पार्टी डिग्री पास करी। एक्स पार्टी का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी कोर्ट में आई थी और उसने क्या किया, प्राइमा फेसी अपना उसने एविडेंसेस दे दिए थे अपने, तो कोर्ट ने उसके लिए एक डिग्री पास कर दी। अब क्या करे ये डिफेंडेंट, क्या करे, तो ये क्या करता है सर, इसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है, ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को कहते हैं सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री। क्या कहते हैं सर इसे, सेटिंग असाइड एक्स पार्ट डिग्री, एक पक्षीय डिग्री को अपास्त करने के लिए आवेदन, एक पक्षीय डिग्री को अपास्त करने के लिए आवेदन। इसमें कितना टाइम पीरियड है सर, आर्टिकल 123, देखिए अभी लिखवा है ना 123, कितना टाइम है इसमें, 30 डेज। तो 30 दिन का इसके पास समय है, कब से सर 30 दिन का समय, इसके पास 30 दिन का समय है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जब से आदेश, जब से डिक्री पारित करी तब से इसको हटाने के लिए, जो एक्स पार्टी पास हुआ है इसको हटाने के लिए इसके पास 30 दिन का समय है। ठीक है, अब इसके पास क्या है सर, 30 दिन का समय है। लेकिन मान लीजिए अगर ये 30 दिन में फाइल नहीं कर पाता, ये आता है कोर्ट में 100 दिन बाद। कब आता है कोर्ट में, 100 दिन बाद। क्या हुआ सर इसका, अगर मान लीजिए इसको आना था कितने दिन में, 30 दिन में, लेकिन ये आता है कितने दिन में, 100 दिन बाद, तो क्या होगा, सवाल ये है ना कि क्या किया जाएगा जब, अगर मान लीजिए 100 दिन बाद अगर पहुंचता है, व्हाट द कोर्ट वुड डू, और इस पार्टी को क्या करना पड़ेगा, क्या कोर्ट इसको डायरेक्टली अलाउ कर देगा, सवाल ये है, क्या कोर्ट इसको डायरेक्टली अलाउ कर देगा, बताइए। तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। पहली एप्लीकेशन तो लगाएगा ये, पहली एप्लीकेशन लगाएगा सर ऑर्डर 9 रूल 13 की। देखिए सर, पहली एप्लीकेशन लगाएगा ऑर्डर 9 रूल 13 की, दूसरी एप्लीकेशन लगाएगा ये अलोंग विद दिस एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लगाएगा सेक्शन 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट की। क्या लगाएगा, इसमें ये बताएगा कि क्यों डिले हुआ, भैया देरी क्यों हुई, ये डिले कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाएगा, जो कहते हैं विलंब के लिए क्षमा के लिए, विलंब के लिए क्षमा करने का आवेदन, विलंब के लिए क्षमा करने का आवेदन, विलंब के लिए क्षमा करने का आवेदन, डिले कंडोनेशन की एप्लीकेशन। तो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन लगेगी, साथ में ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन भी लगेगी, जो भी एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है उसके लिए, जो भी एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है उसके लिए ये भी एप्लीकेशन उसको लगानी पड़ेगी। बात समझ में आई, किस तरह के सवाल आते हैं समझ में आए। अब प्रैक्टिकल सवाल नहीं था, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली सवाल पूछ जाते हैं कि मान लीजिए पार्टी नहीं आई, वो 100 दिन बाद आई तो क्या करेंगे आप, बताइए क्या रेमेडी होगी। तो सर उसको 2 एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एक इसकी एप्लीकेशन लगेगी और एक इसकी एप्लीकेशन लगेगी। समझ में आई।